नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इधर बिहार में मतदाता सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है और इधर एनडीए गठबंधन में एक बगावत के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। मामला पहले ही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों को लेकर उलझा हुआ है, लेकिन जब सहयोगी पार्टियां भी उस विवाद में आगे बढ़ चुकी हैं, तो ये एनडीए के बीच घटक दलों में सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और 2 दिन बाद यानी 10 तारीख से वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव की मतदान की तिथियों की घोषणा और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पहले हो ही चुकी है, लेकिन ये अब जब मतदान चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है तब तक यहां सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2020 की तरह एक बार फिर अलग चुनाव लड़ेंगे, चूंकि इसकी घोषणा बहुत स्पष्ट रूप में वो पहले ही कर चुके हैं। इन सब पर क्या है अपडेट और क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता मनाने की कोशिशों में लगे हैं, उन पर भी बातचीत होगी। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के कोर्ट रूम में उन पर हमला करने की कोशिश की गई, वो मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है और उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे सवाल सुरक्षा से लेकर संविधान के पर हमले तक के उठ रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्या चल रहा है बिहार में। अमलेंदु जी, कल जिस तरह से बैठकों का दौर हुआ, बीजेपी के बड़े नेता जो बिहार में जिनको चार्ज मिला हुआ है, चिराग पासवान को मनाने की कोशिशों में लगे रहे। उधर जीतन राम मांझी ने भी मोर्चा खोल रखा है और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बात की है कि हम क्यों ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, पर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और उस मांग पर अपनी अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो खड़ी की है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान पहले कह चुके हैं कि अगर उनको ज्यादा सीटें, उनकी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू पहले से ही उलझे हुए हैं, अभी उन्हीं के बीच सीटों का समझौता नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर जो कुछ चल रहा है, इसको क्या समझा जाए? देखिए समीर जी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा इस बात को लेकर है कि सबको सम्मान मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जीतन राम मांझी जो शायद सबसे कमज़ोर समुदाय से आते हैं, उनकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा हो रही है, एनडीए में उपेक्षा हो रही है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत दिखाई पड़ते हैं। जीतन राम मांझी के फिलहाल जो है 4 विधायक हैं, जबकि चिराग पासवान का कोई भी विधायक नहीं है। तो इसलिए स्टेक ज्यादा जो बनता है वो देखा जाए तो चिराग पासवान के मुकाबले जीतन राम मांझी का ज्यादा बनता है। और अगर जाति की आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो जीतन राम मांझी की जाति जो है वो ज्यादा है बिहार में और चिराग पासवान की जाति कम है। लेकिन चिराग पासवान की जाति चूंकि थोड़ा ताकतवर है, तो इसलिए वो जो है ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से दबाव बीजेपी पर बनाया है, और चिराग पासवान चूंकि खुद को मोदी जी का हनुमान कहते रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने वो रोल अदा भी किया था नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का, तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो रोल अदा किया था उसकी कीमत वो इस विधानसभा चुनाव में वसूलें। लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं कि चूंकि मेरी जाति ज्यादा है, मेरे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी रैलियां होती हैं उनमें जो भीड़ जाती है वो मेरे ही समर्थकों की जाती है, मेरे ही दम पर आप यहां रैलियां करते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा दी जाए। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि उन्हें ना तो मुख्यमंत्री बनना है ना उप मुख्यमंत्री बनना है, वो केवल इतना चाहते हैं कि इतनी सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए ताकि उनकी पार्टी को राज्य में मान्यता मिल जाए। और ये दर्द उनका ठीक भी है। इसलिए ठीक है समीर जी कि अभी जब चुनाव आयोग गया बिहार, तो जीतन राम मांझी के विधानसभा में 4 विधायक होने के बावजूद उनकी पार्टी को नहीं बुलाया गया, और आम आदमी पार्टी जिसका कोई नहीं है वहां, जो बहुजन समाज पार्टी जिसका कोई नहीं है वहां, उनको वहां बुलाया गया। नेशनल पीपल्स पार्टी जिसका बिहार में कुछ नहीं है उसको ही बुलाया गया। तो इसलिए वो मान्यता जो है वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाए, ये उनका दर्द है। लेकिन चिराग पासवान जो है अब वो कहते हैं कि अब मैं सिर्फ हनुमान बन के काम नहीं चलूंगा। अब चिराग पासवान लंका में तो आग लगा ही चुके, काम कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब उनको अयोध्या के राजपाट में हिस्सा चाहिए। जी बिल्कुल, और वो ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि उनके 5 सांसद हैं इसलिए कम से कम उनको
30 सीटें तो इसी लिहाज से बनती हैं, उसके अलावा 10 सीटें और मांग रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि 40 सीटें। दूसरी बात अमलेंदु जी जो आपने कही कि ये पिछले बार जो चुनाव में उन्होंने अलग चुनाव लड़कर उन्होंने एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाया और जनता दल यूनाइटेड को काफी नीचे ले जाने में जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की भी एक कोशिश है कि शायद चिराग पासवान अगर अलग इस बार भी लड़े तो उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अब ये आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस मासूमियत से जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग की है वो बहुत एक तरीके से एक बहुत जेन्युइन दिखाई पड़ती है। एक बार सुनते हैं कहा क्या है जीतन राम मांझी ने कि क्यों उनको ज्यादा सीटें चाहिए। ज्यादा विधायक लाने की कामना उनकी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा उनकी कामना यह है कि यहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वोट परसेंटेज उनका ज्यादा होगा और इस आधार पर उनको राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में, पार्टी के रूप में कम से कम मान्यता मिल जाएगी। अभी उनको किसी भी तरह की मान्यता चुनाव आयोग से नहीं मिली है, बावजूद इसके कि वो सांसद है, केंद्रीय मंत्री है और उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं। तो सुनते हैं जीतन राम मांझी को क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मांग उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरा जो सवाल है अमलेंदु जी, जीतन राम मांझी को हम लोग सुनेंगे अभी, जिस तरीके से कह रहे हैं चिराग पासवान और बीजेपी क्या इस बार भी चाह रही है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ें, इस बार और ज्यादा सीटें कम हो जाए जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि पिछली बार यह माना गया था कि बीजेपी को फायदा होगा, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा। बिल्कुल साफ तौर पर वही परिणाम में दिखाई भी पड़ा। क्या लग रहा है कि क्या ये इस बार भी कुछ ऐसी रणनीति पक रही है दोनों के बीच में? देखिए समीर जी, ये रणनीति भी हो सकता है और चूंकि बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार से छुटकारा पाना जरूरी है, लेकिन बिना नीतीश कुमार के काम भी नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी उनसे छुटकारा चाहती है, लेकिन बिना उनके काम नहीं चल सकता। तो अगर इस बार बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार की लंका में अपने हनुमान चिराग पासवान के जरिए आग लगवाने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार अयोध्या में ही बीजेपी की आग लगा देंगे। तो नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर बीजेपी ने यह हरकत की जो उसने पिछली बार, अयोध्या से आपका मतलब है कि केंद्र की सरकार? जी केंद्र सरकार। चूंकि मोदी जी अगर केंद्र में बने हुए हैं प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर ही बने हुए। चिराग पासवान का एक स्टेक है, लेकिन चिराग पासवान से ज्यादा बड़ा स्टेक जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है। तो फिर जो है वो नीतीश कुमार आग लगा देंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने तो आरएसएस को भी बधाई दे दी है 100 साल का पूरा होने पे, तो अब कुछ दिन में खाकी पैंट पहनते हुए नजर आएंगे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल एकदम पकड़ मजबूत करके चल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि आधे से 1 सीट ज्यादा मैं लड़ूंगा और आधी सीटें जो हैं उनमें से बीजेपी लड़े और बीजेपी अपने हिस्से में से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करे और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करे। नीतीश कुमार जो है वो 122 से 1 भी सीट कम पे लड़ने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, वो नीतीश कुमार इधर कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है और सबसे ज्यादा सीट मांग रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े ताकि उसके ज्यादा विधायक जीत कर आए। दूसरी तरफ चिराग पासवान किसी भी कीमत पर 40 से 50 सीटों से कम पर समझौते को तैयार नहीं हो रहे हैं और उधर जीतन राम मांझी भी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़े और राज्य में उनको एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाए। तो ये सबके अपने अपने तर्क हैं और आज जो उनका रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, चिराग पासवान के पिताजी हैं, उनकी आज पुण्यतिथि भी है। उस पर कुछ कहा है चिराग पासवान ने भी और अपने क्यों वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, नहीं मिला तब उनकी क्या रणनीति है, इस पर भी बात की है उन्होंने। लेकिन पहले सुनेंगे हम लोग जीतन राम मांझी को क्या कहा है उन्होंने, क्यों उनको चाहिए बिहार में ज्यादा सीटें। मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होती सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। जी सर, थैंक यू। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जीतन राम मांझी बहुत पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो क्या कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए समीर जी, जीतन राम मांझी साफ तौर पर संकेत दे चुके हैं कि अगर उनको सीटें नहीं मिली तो वो क्या कर सकते हैं। वो साफ घोषणा कर चुके हैं कि वो भी 243 सीटों पे लड़ सकते हैं। और अभी जो उन्होंने कहा कि फिर हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब उन्होंने साफ साफ धमकी दे दी है कि फिर हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने बीजेपी को दे दिया है। अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि जीतन राम मांझी को समेटें, कि नीतीश कुमार को समेटें, कि चिराग पासवान को समेटें। तो ये रायता जो फैलाया हुआ है समीर जी, ये बीजेपी का खुद का रायता फैलाया हुआ है, जिसे समेटने में उससे काफी दिक्कत सामने आ रही है। जीतन राम मांझी एक तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो वो एनडीए से अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये यही है। हालांकि वो कह चुके हैं पहले कि हम औकात दिखा देंगे, ये वो कह चुके हैं। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि हम एनडीए में रहेंगे, मतलब हम उसमें रहेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जो इस तरह की जब बातें की जाती समीर जी, तो इसका साफ संकेत होता है कि हम आपका विरोध करेंगे। तो ये वो कह चुके हैं, और ये वो कह भी चुके हैं कि हम आपको औकात समझा देंगे। जो आपने याद दिलाया उसको, उसके लिए शुक्रिया। और बिल्कुल ये सही बात है कि अगर कोई राजनीतिक दल का नेता ये कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका राज्य में ही अस्तित्व है, वहीं पर अगर वो कह रहा हो कि हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका मतलब वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी ने साफ धमकी दे दी है कि बीजेपी और मोदी जी, आप सुधर जाइए, आप हमारा अपमान मत कीजिए। हम जस्टिस गवाही नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई जूता फेंकवा दें, है ना। हम राजनेता हैं और आपकी सरकार में हम शामिल हैं, तो हम यहाँ आपको सबक सिखा देंगे बिहार में। ये वो है एक तरीके से संदेश जीतन राम मांझी का समझा जा सकता है बिटवीन द लाइंस। जी बिल्कुल, ये संदेश समझा जा सकता है। और इस तरह से बहुत स्पष्ट तरीके से वो कुछ दिनों पहले ये बात कह भी चुके हैं कि उनकी अपनी क्या हैसियत है, उनकी अपनी क्या पकड़ है, राजनीतिक पकड़ क्या है, कितने मजबूत है, ये वो दिखा देंगे। तो ये दबाव बनाने की कोशिश जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उन्होंने एक कह लीजिए कि मासूमियत के साथ कहा है कि हमको इसलिए ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता वहां पर मिल सके। और दूसरी ओर महत्वपूर्ण नेता जो है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं चिराग पासवान। चूंकि पिछले चुनाव में उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था, 137 के करीब सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ज्यादातर उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और जेडीयू के उम्मीदवारों को कई सीटों पर हराने में उनकी पार्टी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। और ये डर, अगर वो सबसे ज्यादा डर इस बात का नीतीश कुमार को होगा कि अगर वो फिर से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं को होगा, जिस तरह से पिछली बार हुआ था। लेकिन बीजेपी भी आशंकित है, क्योंकि अगर चिराग पासवान ने उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ भी खड़े किए तो फिर नुकसान जाहिर तौर पर उसको भी होना तय है। लेकिन अभी वो इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनकी पार्टी को मिल जाएं। कल महत्वपूर्ण बैठकें हुई, बीजेपी के कई नेता, धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे कई नेता उनके पास पहुंचे, बैठकें की और मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और मीडिया से बात की। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी, और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है।
बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। आपने जो एक पे पोस्ट किया सर, उसका मतलब उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। थैंक यू। तो ये चिराग पासवान बता रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं इस अपने बयान में, और जो खबरें आ रही हैं वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री उनको मनाने के लिए सीटों पर बातचीत के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करने से साफ तौर पर मना कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब क्या है, चूंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि इस मामले में बीजेपी का आला कमान ही बात करे, आला कमान में या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से बात करने से उन्होंने मना कर दिया है, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जो बहुत सारी संघर्ष की बातें चिराग पासवान कर रहे हैं उसमें भी बड़े संदेश छिपे हुए हैं, और उसमें पिछली बार चुनाव लड़ने का जो उनका फैसला था, ये वो भी जान रहे थे कि सीटें हम नहीं जीतेंगे, लेकिन क्यों लड़ रहे थे ये उनको पता था। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उनको मिला, लेकिन वो शायद और ज्यादा उसकी कीमत वसूलने की कोशिश में होंगे या उसकी अपेक्षा रखते होंगे। देखिए समीर जी, धमका तो जीतन राम मांझी भी रहे हैं, हाँ। लेकिन जीतन राम मांझी धमकाने के साथ साथ अपनी असली बात बता दे रहे हैं कि मेरा असली मकसद ये है कि इसलिए मुझको सीटें चाहिए कि मेरी पार्टी की मान्यता हो जाए। चिराग पासवान जो धमका रहे हैं वो साफ साफ धमका रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हाँ। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये नारे समीर जी एक समय में सोशलिस्ट जो थे वो लगाया करते थे, कम्युनिस्ट लगाया करते थे, और चूंकि पहली बार जब चुनकर आए थे रामविलास पासवान तो सोशलिस्ट पार्टी के ही टिकट पर जीत कर आए थे रामविलास पासवान, तो इसलिए वो नारा लगाते रहे होंगे। ये बात सही, नारा लगाते रहे होंगे रामविलास पासवान, ये नारा लगाते रहे होंगे, वो होता है। लेकिन आज अगर चिराग पासवान मोदी जी को ये नारा सुना रहे हैं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, और हम हर कदम पे लड़ेंगे, ये बता रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से समर्थन भी वापस ले सकते हैं, लेकिन बिहार में उनको सीटें चाहिए, नहीं मिलेंगी तो वो सब पे लड़ सकते हैं। और ये दोनों चीजें समीर जी, आपको याद होगा कि जिस समय लाया गया था वक्फ बिल, सबसे पहली आवाज जो थी उस बिल के खिलाफ वो चिराग पासवान की ही आई, विपक्ष से भी कोई आवाज नहीं आई थी, उससे पहले ही उनकी आवाज आ गई। उन्होंने तो पर्दाफाश कर दिया कि कैबिनेट में तो चर्चा ही नहीं हो रही है, हम लोगों को पता ही नहीं। हाँ, हमसे बिना पूछे लाया गया, ये यहां तक कह दिया, और हम इसको देखेंगे तब इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, यहां तक जो था चिराग पासवान ने कह दिया था। उसके बाद फिर जो थी बात शुरू हुई और फिर वो बिल जो था वो भेजना पड़ा जेपीसी में, तो चिराग पासवान ये करके बता चुके। उसके बाद फिर और उनके 2-3 बार इस तरीके के बयान आए थे, बाद में फिर शायद उनको बुलाया गया, कुछ समझाया गया, जिस भी भाषा में समझाया गया हो। आप जानते हैं कि बीजेपी वाले किस भाषा में समझाते हैं अपने सहयोगियों को, तो समझाया गया हुआ पॉलिटिकल लाइन उनकी है, जिनकी कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कार्यक्रम में कि एक जस्टिस गवई वाली भी है और एक जस्टिस लोया वाली भी है, जस्टिस रंजन गोगोई वाली भी है। हाँ, 3 लाइनें हैं, तो वो किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। लेकिन समीर जी, वो जस्टिस गवई भी अब गले में फंस गए हैं, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करनी है, किस तरीके से जस्टिस गवई जो गले में फंस गए हैं और बीजेपी ने जूता गलत फिकवा दिया है, ये भी समझ में आएगा। और हम क्यों कह रहे हैं बीजेपी ने फिकवा दिया, ये भी हम बताएंगे, ये भी बताएंगे। तो ये समीर जी, जिस तरीके से चिराग पासवान अब ये धमकी दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए एनडीए टूटन के कगार पर बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और अगर बीजेपी समीर जी सब कुछ दे देगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को, तो बीजेपी क्या ढोल बजाएगी?
हाँ भाई, बीजेपी भी अब ये सोच रही है कि वो किसी तरीके से वहां सबसे बड़ी पार्टी बने, सबसे ज्यादा सीटें आए। एसआईआर करवाया गया, चुनाव आयोग को लगाया गया, ज्ञानेश कुमार जी को इतनी गालियां दिलवाई गई विपक्ष से, तो सब किस लिए किया गया? इसलिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को प्यार दे दिया जाएगा। जब लड़ेंगे ही नहीं तो अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा, जो बीजेपी के नेता कहते हैं? तो सपना तो वही पूरा करना है। तो जब सपना वही पूरा करना है तो भाड़ में जाए, एलजेपी भाड़ में जाए, हम भाड़ में जाए, जनता दल यू, बीजेपी का अपना काम बनना चाहिए। लेकिन अगर इन लोगों ने फंसा दिया है और चुनाव आयोग इतनी मदद नहीं कर पा रहा है समीर जी, तो समझा जा सकता है कि काफी ज्यादा टूटन वहां देखने को मिल रही है बिहार में, एनडीए में। और जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी कि चुनाव के समय एनडीए जिस शक्ल में आज दिखाई पड़ रहा है, इस शक्ल में नहीं होगा, ये हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस शक्ल में नहीं होगा। ये चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं और वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि 2 दिन बाद यानी 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अभी तक एनडीए में जो पार्टियां हैं, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा अभी आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सुना था कि किस तरह से जो मुकेश सहनी है वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी नेता कह रहे हैं कि हम एनडीए की घोषणा के बाद तुरंत कर लेंगे, बंटवारा हो चुका है, सारी सी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग का पूरा मुद्दा सुलझ चुका है, केवल उसकी घोषणा बाकी है। हालांकि कुछ विवाद की खबरें वहां भी आ रही हैं, लेकिन जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनका साफ सभी घटक दलों का यही कहना है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। एक बार सुनते हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो सीटों का मामला है एनडीए का, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चल रहा है दोनों ही घटक दलों में। लेकिन एनडीए के भीतर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत एक हैरान करने वाला है। सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी और जेडीयू हो, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी हो, जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम हो, ये सारी चीजें। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, सुन लेते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से क्या कह रहे हैं। देखिए, ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। सर, की सूची जारी करेगी, सभी 243 सीटों पर जन स्वराज अकेले चुनाव लड़ेगी और बिहार के विकास का मुद्दा होगा जिस पर चुनाव लड़ जाएगा। तो इसमें तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस बार नहीं करेगी जनता कोई किसी को भी स्वीकार, सिर्फ जनता बिहार की चाहती है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। तो मृत्युंजय तिवारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता लगातार ये कह रहे हैं और अभी पिछले दिनों जब बैठक हुई है तो उसमें यह दावा किया गया कि सीटों से संबंधित पूरा मसला जो है वो तय कर लिया गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि कुछ विवाद की खबरें जरूर आई और खासतौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से CPI EML माले की ओर से खबरें आ रही थी, लेकिन सभी जो घटक दल हैं उनका ये दावा है कि कोई विवाद नहीं है और वहां सभी सीटों पर कोई पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, बल्कि हर सीट पर 243 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। लेकिन एनडीए के बीच का जो विवाद है वो सामने दिखाई पड़ रहा है और सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान से या किसी और नेता से सीटों के मामले में बातचीत से इनकार कर दिया है चिराग पासवान ने, ये खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, ये खबरें आ रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान जो है वो बहुत ज़्यादा ऐंठ गए हैं और इतने ज़्यादा ऐंठ गए हैं कि टूट भी सकते हैं जी। तो यहाँ तक ये मामला पहुँच गया है और आज जो हम लोगों ने अभी बाइट सुनवाई चिराग पासवान की समझी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि टूटन के कगार पर है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि साहब हम मामले को सुलझा लेंगे और एकदम बिल्कुल सब एनडीए ठीक ठाक
ठाक है। श्रवण कुमार है जो मंत्री हैं समीर जी, उनका कहना है कि हम पहले भी समाधान निकालते रहे हैं और आज भी समाधान निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये समस्या होगी कि नहीं होगी हम लोग सुन भी लेंगे श्रवण कुमार पासवान को क्या कह रहे हैं। लेकिन ये समस्याएं पैदा क्यों हो रही हैं भाई? इतने लंबे समय से जब तैयारी आपकी चल रही है और आपने तो कहा था जब चाहेंगे तब हम घोषणा कर देंगे, और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख को पहला नॉमिनेशन है, आपका अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है और चिराग पासवान इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, तो आप निकाल कैसे लेंगे समाधान? अभी रहे कि हम कितना लड़ाई कर चुके हैं, बता रहे लड़ाई कर चुके। ये और बस इतना ही कहना भूल गए कि हम उनसे भी लड़ लेंगे जिन्होंने हमारा सामान जो था हमारे घर से निकलवा कर सड़क पर फेंकवाया था, जिन्होंने हमारे पिता का चित्र जो था वो सड़क पर फेंकवाया था, जिन्होंने भारतीय संविधान जो था हमारे घर में से निकलवा कर सड़क पर फेंकवाया था, उनसे भी हम लड़ लेंगे। बस इतना ही कहना भूल गए, बाकी सब कह चुके हैं समीर जी। हालांकि उन्होंने कहा, सब कुछ कहा, और जिनके लिए कहा, जिनको संदेश देना चाह रहे थे वहां तक ये संदेश जरूर पहुंचा होगा। लेकिन सुन लेते हैं जो बिहार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए में सारा कुछ फाइनल हो गया है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि परसों से नॉमिनेशन होना है, जब विवाद नहीं है, आपने अभी सीटें नहीं तय की हैं कि किस पार्टी पर कौन लड़ेगा, वो पार्टियां अपने उम्मीदवार कैसे तय करेंगी, ये अपने में आप में बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ हो गया है तो आप पहले से उसकी घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? फिलहाल सुन लेते हैं श्रवण कुमार को कह क्या रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ राजनीति चल रही है? चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके जो भी समस्या है उसका हल निकाल लेंगे। पहले भी हल निकालते रहे, आज भी हल निकल जाएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। चिराग पासवान थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं, दिल्ली में भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। नहीं, अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है, रखना भी चाहिए। लेकिन ये सब बड़े नेता बैठ के मिल के सब हल निकाल लेंगे। तो बड़े नेता मिलके हल निकालेंगे। मुझे लग रहा है चिराग पासवान भी यही चाहते हैं कि बड़े नेता बैठे, और उसमें वो धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जब कल उनसे धर्मेंद्र प्रधान मिलने पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीटों के मुद्दे पर हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। लेकिन आज जो तेवर दिखाए हैं चिराग पासवान ने, उनसे साफ ये साबित हो रहा है कि अगर उनकी मनचाही सीटें नहीं मिलती तो पूरी तैयारी कर चुके हैं अलग चुनाव लड़ने की। हाँ, बिल्कुल अलग तैयारी कर चुके हैं। और जो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को समीर जी कहा जाए एक तरीके से जो समझाया है, तो ये भी समझाया है कि तुम भी मंत्री हो, हम भी मंत्री हैं, मगर हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और तुम पार्टी में कुछ भी नहीं हो, मतलब मंत्री हो केवल। तो तुम्हारा इस तरह मुझसे बात करने का नहीं है, यानी मुझसे अगर बात करेंगे तो जेपी नड्डा बात करेंगे या अमित शाह बात करेंगे। ये एक तरीके से चिराग पासवान ने संदेश दिया है। तो अब बीजेपी इसको किस तरीके से देती है, बीजेपी जाने। हम तो इसी तरीके से ले रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के जो दूत गए थे, जो उनके प्रभारी गए थे, उनको धकिया के भगा दिया है कि तुमसे मैं बात नहीं करनी, तुम्हारा अध्यक्ष आके हमसे बात करे, हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये अपना स्तर जो एक तरीके से बताने का प्रयास किया। यानी समीर जी, चिराग पासवान ने पूरा पेच फंसा दिया है और दबाव भारतीय जनता पार्टी पर अच्छे से बना दिया है कि अगर आपको विधानसभा चुनाव में जाना है और सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना है तो आपको चिराग पासवान को साथ लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और चिराग पासवान की मर्जी के मुताबिक उनको सीटें देनी पड़ेंगी। ये एक तरीके से दबाव उन्होंने बना दिया है। अब ये कितना कामयाब हो पाते हैं और बीजेपी कितना दब हो पाती है चिराग पासवान से, ये आने वाले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट हो जाएगा। और उधर एनडीए इंडिया गठबंधन के घटक दलों में यह दावा किया जा रहा है कि उनके बीच में सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरह से हल हो चुका है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर। नहीं, इलेक्शन कमीशन महाराज जी को बिहार का जो ज्योग्राफिया है उसकी समझ बहुत अच्छी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार चुनाव सीधे अगर वाल्मीकि नगर हो जाएगा और वहाँ से सीधे चलेंगे और चलकर फिर किस एरिया में जाएंगे तो डिफरेंट एरिया में, तो इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया कि वो गजब का तालमेल बैठा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को समझते हैं क्योंकि SIR के ज़माने से ये दोनों ऑफिस साथ में आ गई है, भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह का सामने रखा गया है मामला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 2 चरणों का चुनाव है, चुनाव के डेट्स का स्वागत है और हम सब लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे, एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इंडिया अलायंस यहाँ सरकार बनाएगी। मौजूदा सरकार ने जो तकलीफें दी हैं उससे बिहार के लोगों को निजात मिलेगी।
तरीके से दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से जो सौगातें बिहार को दी गई हैं इन दिनों में, मेट्रो का भी इनॉग्रेशन किया गया है, कहा जा रहा है कि जो बदलाव नीतीश कुमार के रहते हुए हुआ है वो कोई और नहीं कर सकता है, क्या कहेंगे? बारात दरवाजे पर लगी हुई थी और भोज को कदवा रोप रहे थे, तो कब रोपा जाएगा, कब उसका फल निकलेगा, ये सारे शगुफाबाजियाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का देखते हुए आए हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं या उनके अंदर में चलने वाली सरकार है। अगर इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो 2013 से 14 के बीच का भाषण हमको याद है। उसके बाद एक सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, ये तीसरा टर्म है, तो हम लोगों को तो बहुत कुछ याद है। 247 का मामला है। ऐसे लोगों पर क्या यकीन करना? क्या युवा वर्ग उनकी बातों पर यकीन कर पाएगा? क्या जो पलायन कर रहा है या जो शिक्षा की नीति है, जो आर्थिक स्लो डाउन है, क्या वर्ग ये कर पाएगा, यकीन कर पाएगा? उस दिन सुना, हास्यास्पद हमको लगा बहुत कि 1000 रुपये युवा को दे रहे हैं 5 लाख और टॉफी बांट रहे हैं। मैंने कहा तो बच्चों का तो टेलीफोन पे आई लव यू भी नहीं हो पाएगा 1000 रुपये में। क्या है, मजाक उड़ाते हैं। तो ये इनको करने दीजिए। जनता बुनियादी सवालों पे ही वोट। तो ये वहां पर इंडिया गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है, ये हर पार्टी के नेता कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर कोई और पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो, इसको लेकर। और ये भी कहा है अभी जो गठबंधन के नेताओं ने कि एनडीए अपने सीट शेयरिंग को घोषित कर दे, अपने पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर दे, उसके बाद इंडिया तुरंत कर देगा। खैर, ये उनके अपने मसले हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के बीच की जो एक खलबली है वो दिखाई पड़ रही है, वो इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रही है, ये साफ है। एनडीए के घटक दलों के नेता खुले तौर पर मीडिया से बात कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं चिराग पासवान की अगर नहीं समझौता होता है तो अकेले लड़ने को तैयार है। लगातार इस बात को कह रहे हैं। और कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि पूरा हम रणनीतिक तरीके से इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। कब सीटों की शेयरिंग के बारे में इसकी घोषणा करनी है, कब उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया हमारी तय है और समय आने पर हम इसको ओपन करेंगे, बताएंगे। सुन लेते हैं कृष्णा अल्लावरू को, कहा क्या है उन्होंने। कि चुनाव कमेटी की बैठक में जा रहे हैं, चुनाव को लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन पे हमारी काम आगे बढ़ रहा है और जैसे हमने प्लान किया उसी प्लान पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को भी इंतजार है, कैंडिडेट्स को भी इंतजार है, लेकिन हम अपने प्लान के हिसाब से एकदम समय पे चल रहे हैं कि हमें बिहार के लोग, बिहार के लोगों के मुद्दे, बिहार का भविष्य हमारे लिए मायना रखता है, महत्वपूर्ण है। उसी को प्राथमिकता इस चुनाव में देना चाहते हैं। एनडीए के अंदर क्या हो रहा है उससे हमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। धन्यवाद। तो एनडीए में क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन इंडिया गठबंधन रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है और बिहार में चुनाव में वो बहुत ही इंटैक्ट है। बिल्कुल उसके पार्टियों के भीतर किसी भी तरह की खटपट नहीं है, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद यहाँ पर एक, चाहे वो चुनाव आयोग अभी एसआईआर की प्रक्रिया, जो एसआईआर के जरिए मतदाता सूची सार्वजनिक की गई है 30 तारीख को, फाइनल लिस्ट जो जारी की गई है, उसका विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा भी है कि वो उन 3.66 लाख लोग हैं जिनको मतदाता सूची से बाहर किया गया है, उनकी सूचना दे, उनकी जानकारी सार्वजनिक करे, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। ये विवाद अभी वहां चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो राजनीतिक विवाद है पार्टियों के भीतर, खासतौर पर एनडीए के भीतर, वो अभी ये दिखा रहे हैं कि शायद चुनाव में जाने के लिए एनडीए तैयार नहीं है, या पिछले करीब 1 साल से जो उन घटक दलों के बीच के विवाद चल रहे हैं वो अभी तक बरकरार है, ये साफ साबित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और मसले पर एक गंभीर सवाल उठने लगे हैं, संविधान को लेकर एक बार सवाल फिर उठने लगे हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के कोर्टरूम में उन पर हमला करने की कोशिश की गई और हमला करने वाले व्यक्ति का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। उनके खिलाफ जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग, उनको जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उनको छुड़ाने के लिए बीजेपी के नेता वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर देश भर में
जबरदस्त विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह हाई कोर्ट में वकीलों ने इसके बीआर गवई पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। महाराष्ट्र में चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल वकीलों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदर्शन किया। तो यह मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है कि यह केवल गवई पर हमला नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, संविधान पर हमला है। बिल्कुल समीर जी, ये सुप्रीम कोर्ट, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है, इसको साफ इसी तौर पर दिखाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि कल वो जो एक यूट्यूबर है और एक ट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, कोई भारती टाइप का है, उसको पुलिस जब पकड़ के ले गई तो उसको छुड़ाने के लिए बीजेपी के एक प्रवक्ता है, वो पहुंचे, छुड़ाकर ले भी आए। वो बाहर निकलते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी। वो वीडियो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि वो छुड़ाकर लेकर जा रहे हैं, तो बाहर निकलते हुए वो साफ दिखाया जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो उस ट्रोल को छुड़ाकर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब समीर जी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जस्टिस गवई के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है। और प्रधानमंत्री जो है थोथी जो है बात करते हैं जस्टिस गवई से और ट्वीट करते हैं, वो भी देर रात में आकर ट्वीट करते हैं। जब हम लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कोई इनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, तब जाकर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जाकर छुड़ाकर लेकर आता है उस ट्रोल को, उससे साफ समझा जा सकता है कि इसके पीछे पूरा भारतीय जनता पार्टी है। और समीर जी, अदालतों के ऊपर खौफ साफ देखा जा रहा है। अब अदालतें जो है वो डर के खौफ में दिख रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। कल जो एसआईआर पर सुनवाई हुई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, वो साफ दिख रहा था कि उनके ऊपर खौफ है। जस्टिस गवई ने तो साफ तौर पर कहा कि हमारे साथी जो है जज वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा मेरे कान में कहो, पता नहीं किस तरीके से बाहर रिपोर्ट किया जाए। तो यानी अगर समीर जी रिपोर्ट किया जाए और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, अगर समीर जी इस तरीके की बात कह रहे हैं सीजेआई, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है। और अगर अदालत खौफ में जी रही हैं तो लोकतंत्र पे खतरा वास्तव में है समीर जी। जी बिल्कुल। और जो जस्टिस गवई को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके परिवार वालों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनकी बहन की भी प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा तमाम जो हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशन है वहां से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस हमले के खिलाफ। और इसकी भी चर्चा हो रही है कि भले ही जस्टिस गवई ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कानून क्या काम कर रहा है, चूंकि उस पर उसका अपना काम है, उनके माफ कर देने से नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा है कि उस पर उन्होंने हमला कर दिया, केवल उनके कहने भर से आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यह सवाल भी तैर रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल समीर, ये सवाल तैर रहे हैं और यही सवाल हो रहा है कि भाई आखिर पुलिस क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री क्या कर रही है। भाई केवल जस्टिस गवई जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे फेंका गया होता तो ठीक है, फेंका गया, उन्होंने माफ कर दिया। सीजेआई के ऊपर फेंका गया है तो जस्टिस गवई के माफ कर देने से माफ नहीं हो जाएगा, या फिर जस्टिस गवई आदेश पारित करें कि हम आदेश करते हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आदेश तो किया नहीं है उन्होंने कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। बिल्कुल। तो ये समझिए गंभीर सवाल जो है उठकर खड़े हो रहे हैं। और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया है ये जूता जो है समीर जी, ये फेंका तो गया है जस्टिस गवई के ऊपर, लेकिन ये गले में फंस गया है भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग अपनी टीम से कहेंगे कि वो दिखा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है उस ट्रोल को जो है छुड़ाकर लेकर जा रहा है, वो वीडियो भी हम लोग दिखा सकते हैं, देखते हैं। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि जस्टिस गवई की मां कमलताई वो क्या कह रही हैं। पिछले दिनों काफी चर्चा में थी और उनको आरएसएस ने अपने शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। सुनते हैं जस्टिस गवई पर जो कोर्ट रूम में हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो जस्टिस गवई की मां को सुनेंगे, उनकी बहन की भी प्रतिक्रिया आई है और परिवार वालों के अलावा तमाम दूसरे जगहों से और जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से इनके इस हमले को लेकर काफी विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने हमला किया है अमलेंदु जी, जगह जगह वो तमाम जगहों पर इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि हमको कोई पछतावा नहीं है, हमने जो किया है बहुत अच्छा किया है। हाँ बिल्कुल यही कह रहा है और खुलकर जो है वो दे रहा है समीर जी। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ट्रोल्स जो है वो लगातार धमकियां दे रहे हैं और
आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, पूरी न्यायपालिका को धमकियां दी जा रही हैं। प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के उपनेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा शासन में सर्वोच्च न्यायालय में जो हुआ उससे मेरी चिंताएं सही साबित हुई। भाजपा परिवार के कई सदस्य धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। उनका मुख्य निशाना एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के हैं। इस जहरीली मानसिकता के साथ सीजीआई पर हमला किया गया है। मुझे चिंता है कि हमलावर का कोई पछतावा नहीं है। भाजपा और उससे संबंधित संगठन सबको कहां ले गए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम लोग सुन भी सकते हैं, प्रमोद तिवारी को भी सुनेंगे समीर। बिल्कुल, प्रमोद तिवारी को भी सुन लेते हैं। सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कोई पछतावा नहीं है और यह दिखा रहा है कि किस तरह की मानसिकता लोगों के भीतर भर दी गई है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्हें पछतावा भी नहीं है। इसका मतलब सुनियोजित तरीके से यह काम किया गया है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। एक अरसे से कहता आ रहा था, इस घटना से जो सर्वोच्च न्यायालय में, जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, वहां घटित हुई है भाजपा राज में, तो मेरी चिंता सही साबित हुई। आज मुझे सरदार पटेल का वो कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी की हत्या, राष्ट्रपिता की, जो नफरती सोच, जो जहरीली सोच भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया, मेरा मतलब आरएसएस ने फैलाई थी, उसकी वजह से हुई थी और उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया था, प्रतिबंधित करते हुए बात कही थी। आज भाजपा परिवार के कई सदस्य, जो तमाम उनका बड़ा परिवार संगठन का है, वही नफरत धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विशेष रूप से उनके शिकार हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, कमजोर तबके के लोग, दबे हुए लोग, अल्पसंख्यक, जो फैलाई जा रही थी ना, आज उसी की वजह से, उसी जहरीली सोच की वजह से चीफ जस्टिस, जो 140 भारतवासियों की आशा और विश्वास का, न्याय का सबसे बड़ी उम्मीद होती है, उस पर हुआ हमला। और मैं दहल उठा हूं, चिंतित हो उठा हूं कि करने वाला हमला, उसे कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं, कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी, तुमसे जुड़े हुए संगठनों ने, तुम्हारे संरक्षण में पले हुए लोगों ने, कि आज लोकतंत्र और संविधान पर जहरीला हमला हुआ है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। सर, इसके अलावे तो सीधे यही कह रहे हैं कि आखिर कहां पहुंचा दिया गया है कि उस व्यक्ति को जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया, उसको इस बात का पछतावा तक नहीं है कि उसने किया क्या है। बहुत हैरानी की बात है। और जिस तरह से उनके परिजनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी हम सुनेंगे। बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर एक बड़ा कह लीजिए कि ये मुद्दा बन गया है। महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके अलावा तमाम दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले सुन लेते हैं उनकी मां क्या कह रही है, कमलताई। और जैसा हमने आपको बताया, पिछले दिनों काफी चर्चा में रही है क्योंकि उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में, उसके शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने से मना कर दिया था कमलताई ने, जो जस्टिस बीआर गवई की मां है। बीआर गवई पर जिस तरह से कोर्ट रूम में हमला किया गया, उस पर उनका क्या कहना है, वो सुनते हैं। के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है, उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं
कि भारत के लिए उभरता शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। सबका मंगल हो, ये उनकी बहन है, शायद उनको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से वो कह रही हैं कि सबका मंगल हो, अपनी बात को कहने का तरीका जो संविधान ने दिया है उस तरीके को अपनाइए। ये कोई तरीका नहीं है जो आपने अपनाया है, वो कह रही हैं, उस हमलावर के लिए बात कह रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, तो ठीक कह रही हैं। और यहाँ तो समीर जी अब चर्चाएं ये भी होने लगी हैं कि क्या कमलताई ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, क्या इसलिए जूता फेंकवाया गया जस्टिस गवई के ऊपर। अब इस तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अब वो तो कह रहा है कि उसको भगवान ने करवाया, भगवान ने पता नहीं उसका क्या भाई करवाया, तो फिर जस्टिस गवई की टिप्पणी पे इतना बाबिला क्यों था, फिर भगवान ने तो उससे करा लिया भाई, तो है ना। तो ये बाबिला मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर समीर जी जो है इसमें असल में भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो मानसिकता है वो सामने निकल कर आ रही है। और ये साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा भी है, उनको हम लोग सुन भी सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, कि भाई रायबरेली में एक दलित को पीट कर मार डाला जाता है और CJI पे जो है वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो जूता फेंकवाया जाता है। यानी दलित जो है वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो दोनों को लेकर मानसिकता एक जैसी है और सुरक्षित दोनों नहीं है। ये साफ तौर पर सुरक्षित दोनों नहीं है। CJI होकर भी सुरक्षित नहीं है और हरिओम वाल्मीकि जो है वो सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब दलित इस देश में सुरक्षित नहीं है, चूंकि मनुस्मृति क्या जो है वो लागू हो गई है क्या। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा होती है, बावजूद इसके वहां कोई ऐसा अगर काम कर दे रहा है। सुनते हैं उनकी बहन को भी, जस्टिस BR गवई की बहन, वो क्या कह रही हैं इस हमले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा को लेकर। चीफ जस्टिस कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। तो संविधान के तहत चलने की बात है और संविधान ने सबको अधिकार दिया है, संविधान ने सबको बोलने का भी अधिकार दिया है, अपनी बात को रखने का अधिकार, लेकिन अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए। जो तरीका अपनाया गया वो नहीं है। और यहाँ फिर वही बात आ रही है संविधान की कि संविधान को कितना महत्व दिया जा रहा है। और चूंकि जिस व्यक्ति ने यह हमला किया है उसको जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का, उसके समर्थकों का समर्थन मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और इसी
इसीलिए एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों संविधान को लेकर आशंकित रहते हैं लोग बीजेपी के नेतृत्व से, बीजेपी की सरकार से। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम 400 सीटें पाने के बाद संविधान को बदल देंगे। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि ये सब चीजें या इस तरह की घटनाएं उन दावों को पुष्ट करती हैं। बिल्कुल समीर जी, ये घटनाएं जो हैं इन दावों को पुष्ट करती हैं, बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये वास्तव में अगर 400 पार हो जाता समीर जी तो संविधान बदल जाता, इसमें अब कोई शक बचा ही नहीं है। क्योंकि उस समय तो समझा जाता था कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, वाकई संविधान ये बदल देते। और जब पूर्व मोहम्मद में नहीं है तब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, 400 पार कर जाते तो इसका मतलब निश्चित तौर पर ये मनुस्मृति लागू कर ही देते। जी बिल्कुल, सुनते हैं कांग्रेस की नेता है, प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, तो क्या कह रही हैं इन सारे मुद्दों पर, इन सारी घटनाओं पर। हो क्या रहा है इस देश में? उत्तर प्रदेश में एक दलित आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले अराजक तत्व कहते हैं हम बाबा के लोग हैं, मतलब उनको सत्ता का और सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। और दलित कहां है सुरक्षित इस देश में? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यह होता है और इस देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे जज, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक सिरफिरा आदमी, एक सिरफिरा वकील आता है और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाकर उन पर जूता फेंकने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। देश के कोने में बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पीकर मर रहे हैं। 15 से ज्यादा बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो गई, 3 से ज्यादा बच्चों की मौत राजस्थान में हो गई। पहले दोनों स्वास्थ्य मंत्री इसको नकारते रहे, फिर पता चलता है कि सैंपल बार बार फेल हो रहे थे लेकिन कफ सिरप आपूर्ति में लाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में तो और भी भयावह तस्वीर सामने आई, क्लीन चिट दी गई पहले उस कंपनी को, फिर पता चला कि जो प्रतिबंधित प्रोडक्ट 0.1% होना चाहिए था वो 46% से ज्यादा था कफ सिरप में। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प कर, माँ बाप पर तो आपदा आ गई है और मुख्यमंत्री काजीरंगा असम की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का लुत्फ उठा रहे हैं सपत्नी। और फिर आज सुबह राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का, वहां के आईसीयू में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। कब सीखा जाएगा? कौन है जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही तय होगी? कहां है सरकारें? कौन सवाल पूछ रहा है? आज तो मीडिया से भी सवाल है। आप लोग बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, कहां है आज आक्रोश? छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, आक्रोश आ रहा है। एक दलित आदमी की पीट पीट के मौत हो रही है, आक्रोश आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जा रहा है, आक्रोश आ रहा है। कब पूछिएगा सवाल? कब खड़ा करिएगा कटघरे में? और आज सवाल लोगों से भी है, इस देश की उस लोक से सवाल है जो लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। कब तक चुप रहिएगा? कब तक मूक दर्शक बने रहिएगा? इस देश में जो हो रहा है वो भयावह है। छोटे बच्चों की मौत हो रही है, जवाबदेही किसी की नहीं है। अस्पताल में मरीज जलकर मरे जा रहे हैं, जवाबदेही किसी की नहीं है। दलित की हत्या हो रही है, जवाबदेही किसी की नहीं है। चीफ जस्टिस पर जूता चल रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। लेकिन एक सच ये है कि ये जो ज़ॉम्बीज बन रही हैं, जो बिना जवाबों की सरकारें बन रही हैं, इस देश को इस कगार पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच और खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन ये देश आपका भी है ना, तो आप भी तो कुछ सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। तो ये कि इस क्या कुछ हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं और इसमें किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। और सबसे जो हैरानी की बात है, गंभीर बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम लोग इस तरह की उसकी कार्रवाई को, गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सपोर्ट कर रहे हैं समीर जी, मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हुए हैं। और तमाम ट्रोलर्स जो आप देखिए, जो खुद को पत्रकार भी उसमें कई लोग कहते हैं, वो किस तरीके से इनडायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस गवाई पर हमले कर रहे हैं। और लेकिन ये इसमें समीर जी न्यायपालिका की भी जो है जो कमियां हैं उसकी तब भी ध्यान निश्चित तौर पर देना चाहिए कि इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी का एक सांसद जो है वो साफ तौर पर कहता है, इससे पिछले जो सीजीआई थे उनको लेकर, कि वो देश में गृह युद्ध करा रहे हैं, उनके फैसले जो करा रहे हैं। दूसरा जो है
एक वकील आकर के भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो आके सीजीआई पे जूता फेंक देता है। बीजेपी का एक ट्रोलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस गवाई को तमाम उल्टी सीधी गालियां दे रहा है और उसके बावजूद पुलिस केवल से उसका ट्वीट डिलीट करा देती है केवल। तो ये जिस तरीके से हो रहा है, तो न्यायपालिका अगर अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है तो इस देश के संविधान की, लोकतंत्र की, आम आदमी की रक्षा क्या करेगी? ये सवाल समीर जी खड़े हो रहे हैं। तो जस्टिस गवाई ने माफ कर दिया तो बहुत बड़े महान हो गए। हमें नहीं चाहिए ऐसी महानता। हमें चाहिए कि सीजीआई की तरीके से बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चाहिए। अगर न्यायपालिका पे ही सीधे सीधे इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, सीजीआई पे अगर जूते फेंके जा रहे हैं और न्यायपालिका खामोश बैठी है, तो इस न्यायपालिका का क्या करेंगे? ये सवाल, बिल्कुल ये सवाल है और गंभीर सवाल है। और सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात यह है कि इस तरह के कृत्यों को जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका समर्थन, उसके समर्थित लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत गंभीर बात है, लेकिन इसको लेकर देश में एक आक्रोश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक जिक्र करना चाहेंगे उस बात का जिससे हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की, कि किस तरह से एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी का, जो हम पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं, उनका एक ट्वीट आया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। चिराग पासवान की तरह उन्होंने धमकी तो नहीं दी है, लेकिन बहुत कुछ कहा है इस ट्वीट में। उनकी हमने बात भी आपको सुनवाई थी, लेकिन ये जो ट्वीट है उसमें वो एक दिनकर की कविता का एक लाइन लेते हुए उसको लिख रहे हैं कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। हम यानी HAM, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। मतलब अभी भी कह रहे हैं कि हम उस पर एनडीए पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सवाल यह है कि 15 ग्राम यानी 15 विधानसभा सीटें वो मांग रहे हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और ये उनको नहीं मिलती है। जी महाभारत तो 5 गांव पे ही हो गया था, यहाँ तो 15 की बात है। तो ये समझते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपने साथियों को पुराने लोकोक्ति और मुहावरे और कविताएं पढ़ना लिखना सिखा दिया है, वरना इन बेचारों का क्या मतलब था। अब जो चिराग पासवान अगर कह रहे हैं जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, और जीतन राम मांझी जो है अगर दिनकर की कविता के जरिए जो निशाना साध रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो लगता है कि वो जीतन राम मांझी चिराग पासवान के उस बयान और उस कविता के आधार पर ही उन्होंने ये ट्वीट किया है, क्योंकि उसके बाद ही आया है। हाँ, उसके बाद ही आया, अभी थोड़ी देर पहले आया, हम लोगों ने उसको दिखाया है समीर जी। उनके बयान के काफी देर के बाद आया, अभी आया, तो उसके उत्तर में ही समझा सकता है कि आया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एनडीए में चल क्या रहा है। एनडीए में बहुत कुछ चल रहा है, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और जीतन राम मांझी भी सीधे कह रहे हैं कि आप हमको उतनी सीटें दीजिए, अन्यथा एक भी सीट मत दीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको जितनी सीटें चाहिए उतनी दीजिए, नहीं तो हम पूरे सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये चल रहा है वहां पर। बाकी और पार्टियां जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि क्या होगा, उसके बाद फिर वो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा घटनाक्रम आज वहां दिखाई पड़ रहा है। करीब 2 साल के बाद जब जेल से छूटे, सीतापुर जेल से आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे मिलने उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जा रहे हैं, रामपुर जा रहे हैं। बहुत चर्चाएं इस बात को लेकर थी। अखिलेश यादव को लेकर तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछे आजम खान से, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। लेकिन ये आजम खान की जो बातचीत थी उसके जरिए ये पता लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि इसको कैसे ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, या फिर पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी के अध्यक्ष की एक जो सॉलिडेरिटी है उसको दिखाने की कोशिश है। हाँ, देखिए, एक तो समीर जी मुझे लगता है कि यहाँ असल में आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो एक पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच, एक पार्टी के मुखिया और पार्टी के नंबर 2 के नेता, उसके बीच क्या रिश्ते हैं, उसके लिहाज से आजम खान ने एकदम स्पष्ट कर दिया ये कहकर कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पार्टी छोड़ के चले जाऊँ। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और जो एजेंडा चलाया जा रहा था इस तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया के द्वारा, उसको उन्होंने
फ्यूज कर दिया एकदम। लेकिन दूसरे उनके जो रिश्ते हैं वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ वो व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं उनके। और एक इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा जो थे वो भावुक हो गए आजम खान, और उन्होंने कहा कि मैं जो था एक दिन पहले ही आंखों की लेंस जो था बदलवा के आया था और अगले नेताजी की मृत्यु की खबर आ गई और मेरी आंख से इतना आंसू निकले कि वो लेंस मेरे तो खराब हो गए, मेरी आंखें खराब हो गई। तो ये उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। तो अगर अखिलेश यादव से आजम खान को कोई शिकायत है तो एक पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, एक व्यक्तिगत रिश्ते के तौर पर शिकायत, और वो शिकायत उनकी जायज़ है। मुझे लगता है कि वो शिकायत गलत भी नहीं है समझिए। और एक पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव ने मदद की। ये अब्दुल्ला आजम उनके जो बेटे हैं वो एक यूट्यूबर है, उनसे कह चुके हैं। हालांकि वो यूट्यूबर महोदया जो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कुरेदने की मतलब अब्दुल्ला आजम को कि अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोल दें और उनकी एक क्लिप बन जाए और फिर वो वायरल हो जाए। और उनका जो मीडिया जो खुद को बताता है बहुत स्वतंत्र है और चंदे पे चलता है जनता के, उसको जो है कुछ व्यूज़ मिल जाए, तो वो काफ़ी कोशिश की एक माहौल बनाने की, लेकिन वो माहौल बना नहीं। चूँकि अब्दुल्ला आजम ने साफ तौर पर कहा कि भाई मदद दो तरीके की होती है, एक वो की जो दिखाई जाए और एक वो की जो की जाए और दिखाई भी ना पड़े। तो फिर उनसे हाँ डिंडोरा ना पिटा। फिर किया गया कि आपकी पार्टी ने कैसे मदद की, उनका की मदद की और ऐसी मदद की जो दिखाई ना दे, डिंडोरा ना पिटा जाए। तो ये इस तरह मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने मदद की। तो पार्टी के तौर पे कोई नाराजगी मुझे लगता है कि नहीं है, और होती तो आजम खां खुलकर कहते, आजम खां भी कह चुके, उनके बेटे भी कह चुके। जो शिकायतें हो सकती हैं वो व्यक्तिगत हो सकती हैं, जैसा कि आजम खां का एक बयान भी आया है कि मेरी पत्नी जो थी ईद पर अकेली रही और किसी ने ना फोन किया ना किया, तो व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी नहीं मिलेंगी, मैं अकेला मिलूंगा, इस तरह की बातें की। अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव और आजम खां की जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर कुछ कहा है। समीर जी बिल्कुल सुन लेते हैं, लेकिन इस समय अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं आजम खान के यहाँ घर पर रामपुर में, जहां करीब 2 साल के बाद जेल से छूट कर आए आजम खान। कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे और उस पर लेकर कई बार तंज भी कसते हैं। आज उन्होंने किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा भी कि मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एक मुर्गी चोर के घर पे आ रहे हैं। तो मुर्गी चोरी तक के आरोप आजम खान पर लगे हैं। खैर, सुनते हैं क्या कहा है अवधेश प्रसाद ने आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर। देखिए, आजम खान जी हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और सदैव पार्टी में उनका बहुत बड़ा सम्मान रहा। चाहे नेताजी रहे हों, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जो आज दुनिया में नहीं है, चाहे उनका कार्यकाल रहा हो, चाहे माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज वो आजम साहब को से मिलने भी जा रहे हैं, क्योंकि 23-24 महीने बाद जेल में छूटे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निराधार गलत तथ्यों पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर। तो ये आजम खान के यहाँ मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव और काफ़ी चर्चाएं हैं इसको लेकर जो हमने आपको बताया। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है बिहार में विधानसभा चुनाव की। एनडीए के घटक दलों के बीच क्या कुछ चल रहा है वो आपने चिराग पासवान को भी सुना और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी को भी। अब क्या कुछ इसमें होता है, पटना में आज बीजेपी की कार्यकारिणी की चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है। इन सब में जो कुछ निकल कर आएगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।